ओके चलो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? देखो आपको मालूम है आजकल सभी लोगों को क्या रहता है, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम के अंदर क्या रहता है, आप जाके हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाओ, कुछ भी जो भी आपका खर्चा होगा वो कौन बेयर करता है बताओ तो? इंश्योरेंस कंपनी। मेडिक्लेम के अंदर वही तो रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कि जिसका मेडिक्लेम है उनका जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल के अंदर वो कौन बेयर करने वाला है? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी। देखो उसके अंदर क्या है, third party administrator liable to deduct tax under section 194J on payment to the hospital on behalf of the insurance company। इंश्योरेंस कंपनी है, उनका एक अकोला में एक उनका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर रखे हुआ है जो केस बाय केस देखता और डिस्प्यूट सेटल करता और फिर मेडिक्लेम के अंडर वो हॉस्पिटल को पेमेंट करता है। मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे? देखो एक तो हो गया हॉस्पिटल, ठीक है, ये जैसे हो गया आइकॉन हॉस्पिटल, ये हो गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हर गांव-गांव में बैठ नहीं सकती ना कि एक-एक पेशेंट का बिल तपासो, फिर सच्चा है, झूठा है, फिर उसको वेरीफाई करो, फिर वो अगर सही निकला तो उसका पेमेंट करो, फिर कितना पेमेंट करो, ये सब बातें हैं उसके अंदर। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है, एक तरीके का ऑफिसर अपॉइंट करती है, ठीक है। वो ऑफिसर फिर मेडिकल का बिल पास करके हॉस्पिटल को पेमेंट करने वाला है। The CBDT has through circular number 8 2009 dated 24/11/2009 clarified that TPAs were making payment on behalf of insurance company to hospitals for settlement of medical insurance claims under various schemes including cashless schemes are liable to deduct tax on payment to the hospital। वो भी 194 जे में उनको डिडक्ट करने का है। किसको? ऑफिसर को, जो कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, इंश्योरेंस कंपनी की बिहाफ पे काम करने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल को जो पेमेंट करेगा उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट करने का। ठीक है, अब आगे कैसा करने का? देखो अब मैंने इतने सारे सेक्शन बता दिए आप लोगों को, सी देखा, जे देखा, एच देखा, आई देखा, ए देखा, एक अपना सैलरी का बाकी है, सिर्फ वो सैलरी का हो गया, ये अपना मैक्सिमम चीजें हो जाती है इसके। अब आपको क्या करने का है? अब बात इसी इसके अंदर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम दिए होंगे वो तो आप लोगों ने करे ही होंगे। आपको क्या करने का अभी? मॉड्यूल में के प्रॉब्लम सॉल्व करने के हैं। मॉड्यूल के अंदर करीबन करीबन मेरे हिसाब से 140 पेज का तो टोटल पूरा टॉपिक ही है ये, जिसको अपन ने छोटे छोटे इसमें डिवाइड करे हुआ है। उसमें के जो प्रॉब्लम्स दिए हुए छोटे छोटे नीचे वाले, वो आप लोगों को सॉल्व करने के हैं। 192 के ऊपर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आते क्योंकि सैलरी का आपको अलग से टॉपिक ही हुआ है। ये क्या करते हैं मालूम है क्या? एक सिंपल बताता मैं आपको सैलरी में क्या होता है। देखो सैलरी में कैसा रहता है, सपोज एक व्यक्ति को कितने सैलरी है? 50,000 रुपए पर मंथ की उसकी सैलरी है, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाती है उसकी बताओ तो? 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से टोटल सैलरी कितनी होंगी व्यक्ति की? बोलो। 6 लाख। 6 लाख। वेरी गुड, 6 लाख रुपए की उसकी सैलरी रहने वाली है। इसमें से क्या करना वो बोलते हैं? बोले पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करना। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहता है? कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मालूम है? 50,000। 50,000। 50,000। तो टोटल सैलरी कितनी बची उसकी? 5,50,000, ठीक है। 5,50,000 की उसकी सैलरी हो गया। फिर 5,50,000 में से बोले उसका ईपीएफ एंड जीपीएफ एंड ईआईसीएन वो सब चीजें हैं, वो सब डिडक्शन कितना है उसका? उसका सब डिडक्शन है एटीसी के तहत 25,000 का, ठीक है। हर तरीके का डिडक्शन, एचआरए जितना भी लगता होगा सेक्शन 10 का डिडक्शन वो भी सब कम कर डाला, ईटीसी का जो डिडक्शन है वो भी सब कम कर डाला। नेट टैक्सेबल सैलरी उसकी कितनी बच रही इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इज 5,25,000, ठीक है। 5,25,000 की उसकी सैलरी बचती है जो कि टैक्स पेबल रहने वाली, जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला। अब 5,25,000 के ऊपर बताओ तो टैक्स कितना आता? बोलो। 25,000 के ऊपर 20% प्लस 5 लाख तक के 12,500, टोटल कितना हो गया? 17,500 रुपए का टैक्स हो गया। गेटिंग क्या बाबा? 17,500 का टैक्स समझा क्या आप लोगों को? 17,500 का टैक्स समझा कि आप लोगों को कैसे आया? 5 लाख के ऊपर यस सर। 12,000, 5 लाख के ऊपर 25,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर 20% से 5,000, 17,500 प्लस 4% का सेस हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। 17,500 प्लस 4% वो आ जाता टोटल आप लोगों का 18,200। 17,500 का 4% सेस, 700 रुपए का सेस, मतलब वो हेल्थ एंड एजुकेशन क्या बोलते हैं आप उसको, सेस। 18,200 का आपका टैक्स आ गया। तो अब टीडीएस ऑन सैलरी क्या रहता? टीडीएस ऑन सैलरी क्या रहता होगा फिर यहाँ पे? टीडीएस ऑन सैलरी इतना सिंपल रहता
ये जो 18,200 का जो टैक्स आने वाला है व्यक्ति को जो देने का है एनुअली, 18,200 को आप 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिवाइड कर लो। 18,200 को आप 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिवाइड करने के बाद में आता है 1516 रुपए प्रति महीने का टैक्स। 1516 रुपए के पर मंथ का आप लोगों का टैक्स। गेटिंग माई पॉइंट? 1560 रुपीज, 1516 रुपीज का पर मंथ है। तो इसके अंदर सैलरी में क्या बोलते हैं फिर मालूम है क्या, कि एम्प्लॉयर जो है उसने उसकी सैलरी निकालने का, सब तरीके से सैलरी निकालने का, उसमें हर तरीके का सेक्शन का उसको सब बेनिफिट देने का, जितना जितना उसको सब बेनिफिट मिलता होगा सब उसको बेनिफिट दे देने का। 10 के अंदर, एटीसी के अंदर जो 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 बेनिफिट उसको मिलने वाले हैं उस सब बेनिफिट उसको दे देने का एक बार। फिर बेनिफिट मिलने के बाद में उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालने का। जैसे मैंने आप लोगों को निकाल के दी, उसकी टैक्सेबल सैलरी निकली 5,25,00,000। फिर वो 5,25 के अंदर फिर उसका टैक्स निकालने का, उस पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस डालने का, वो टैक्स आता है 18,200। 18,200 को 12 महीने के अंदर डिवाइड करके हर महीने उसके 50,000 के सैलरी में से मैं 1516 रुपए डिडक्ट करने वाला हूँ। यही है टीडीएस ऑन सैलरी। समझ में आ रहा है क्या? यही है टीडीएस ऑन सैलरी। फिर इसके अंदर कुछ नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट वगैरह होंगे तो वो भी आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। जैसे कुछ कार दिए हुए है, ड्राइवर दिए हुआ है, वो सब चीजें भी देखना पड़ेगा। अब एटीसी का डिडक्शन देते समय उसके सब प्रूफ लेना, एलआईसी की पावती लेना, पीएफ लेना, पीएफ की लेटर्स लेना, ये सब चीजें। एलटीए का कंसेशन दे रहे होंगे, हाउस रेंट अलाउंस अगर आप दे रहे होंगे तो रेंट की पावती लेना, एटीसी का डिडक्शन दे रहे होंगे तो एलआईसी की पावती बोलो, जीपीएफ ईपीएफ होगा तो सब अपन ने एविडेंसेस एम्प्लॉयर को कलेक्ट करना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट क्या कि उसको एम्प्लॉयर को सारी चीजों का एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से टैक्स निकाला और टैक्स को 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर सामने वाले से डिडक्ट करने का है। ठीक है, अब टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कोई व्यक्ति अगर अपने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में से अगर विड्रॉल कर रहा होगा कब? 5 साल के पहले, तो उसको टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? ईपीएफ वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन 50,000 के नीचे अगर विड्रॉल है तो टीडीएस उसके ऊपर विड्रॉल के ऊपर नहीं लगेगा। ये एक सेक्शन है। प्री मैच्योर टैक्सेबल विड्रॉल यानी 50,000 के ऊपर विड्रॉल है, वो भी 5 साल के पहले। मतलब अगर आपकी कंटिन्यूस सर्विस हो गई 5 साल तक के तो आप टीडीएस तो आप ईपीएफ में से विड्रॉल करेंगे तो टीडीएस लागू नहीं रहेगा। लेकिन 5 साल के पहले अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको टीडीएस का डिडक्शन देखना पड़ेगा। कौन डिडक्ट करेगा? जहां से आप विड्रॉ कर रहे ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन आपका टीडीएस देखेंगे। ठीक है, चलो अब मॉड्यूल में के प्रॉब्लम देखो सॉल्व करना। अपन एक दो दिन अब मॉड्यूल में के प्रॉब्लम देखते, कुछ जो भी रहेंगे कल आप लोग मेरे को मॉड्यूल में के प्रॉब्लम पूछो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते। टीडीएस के मेजोरिटी सेक्शंस मैंने आज कवर कर डाले आज तक। समझ में आ रहा है कि टीडीएस के मेजोरिटी सेक्शंस अपन लोगों ने कवर कर डाले। अब आपका काम है मॉड्यूल में के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने। एक बार सब पढ़ लो और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।